नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। हम लोगों ने कल जो वीडियो बनाया था वो प्रकृति और हम पर था। क्या हम लोग प्रकृति के दास हैं या प्रकृति हमारा दास है, या इन दोनों के मध्य की चीजें हैं? इन सब पे हमारी सारी चीजें चर्चा हुई थी। किंतु हमने आपसे वादा किया था कि भारत की नदियां, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। वो वास्तव में बन भी चुका था। आज वही चीजें हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो हमारे SOCAIS की टीम आपके मार्गदर्शन के लिए पूर्णतः तत्पर है। अभी हम वर्तमान में भूगोल विषय से संबंधित चीजों को डाउनलोड या अपलोड कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, कल परसों नरसों में हम इतिहास पे, संविधान पे, करंट अफेयर्स पे, विज्ञान पे, आज चीजों पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। हमारे अन्य टीम है जो SOCAIS के, वो सारे लोग अपने आप में ब्रिलियंट हैं और वो अपना मेहनत कर रहे हैं, बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, नदियां। कहाँ की नदियां? भारत की नदियां। तो हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियां। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे IAS 2016 में ऐसे करके पूछ लिया गया कि दिहांग, दिबांग, कमेंग, सुबनसिरी, धनसिरी आदि निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो नाम से ही लगता है कि पूर्वोत्तर भारत में जहाँ पे हमारे ब्रह्मपुत्र नदी है, उसी की ये सारी सहायक नदियां हैं। अक्सर कभी कभार पूछ लेता है कि सर बताइए, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? यस, सीधी सी बात है, हमारे गोदावरी, जिसे आप दक्षिणी गंगा कहते हैं, उसकी सहायक नदी है। या फिर PCS 2018 में, शायद 18-19 में एक सवाल आया कि निम्न में से कौन सी नदी अपना पानी अरब सागर में नहीं गिराती है? ऑप्शन में थे साबरमती, माही, पेरियार, लूनी, इस तरह करके था। तो इन सारी चीजों को सोल्यूशन करने के लिए, जानने के लिए हमें भारत की नदियों के बारे में जानना आवश्यक है। लेकिन ये तो रहे फैक्ट, सीधा सीधा मतलब है, ये रहे फैक्ट। कौन सी नदी कहाँ मिलती है, किसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, किसे बूढ़ी गंगा कहते हैं, अलकनंदा की सहायक नदी है, पिंडार नदी है, सिंधु नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी चेनाब नदी है। ये सारे लोग फैक्ट हैं। इन सारे फैक्टों को हम अपने क्लास के दौरान आपको बताते चलेंगे। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है पहले कि सर ये बताइए कि आखिर नदी हम पढ़ रहे हैं, नदी का विकास होता कैसे है, बनती कैसे है? क्योंकि हम अक्सर पढ़ लेते हैं उत्तर भारत की सारी नदियां लंबी हैं, दक्षिण भारत की सारी नदियां छोटी हैं, या उत्तर भारत की सारी नदियां सतत वाहिनी, सदा नीरा है, जिसमें हमेशा पानी का बहाव होता है। लेकिन दक्षिण भारत की नदियां ऐसा नहीं है। सर ऐसा क्यों? क्या ऐसा कारण है कि दक्षिण भारत की नदियों को हम कह देते हैं कि बूढ़ी नदियां हैं, और उत्तर भारत की नदियों को कह देते हैं कि ये सब अभी नई प्रौढ़ा अवस्था नहीं, मेच्योर नदियां हैं? तो इन सारी चीजों को जानने के लिए किसी भी देश की सबसे पहले जो जानकारी की आवश्यकता होती है, वो जानकारी की आवश्यकता भू आकृति विज्ञान। तो थोड़ा सा पहले हम भारत की भू आकृति पर चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन सी चट्टान कैसे पाई जाती है। तभी हम ये जान पाएंगे कोई नदी छोटी होगी, डेल्टा बनाएगी, या एस्चुरी बनाएगी, क्या बनाएगी। इसके लिए आवश्यक है ये जानना कि वो नदी किस चट्टान से होकर गुजरती है। ये जो चट्टान कठोर है तो फिक्स है, उसमें अवसाद कम होगा, अवसाद कम होगा तो डेल्टा नहीं बनाएगी, या डेल्टा बहुत छोटा बनाएगी। ये वो चट्टान बहुत नर्म है, जैसे अवसादी चट्टान है, तलछटी मैदान जिसे कहते हैं, तो खूब सारा अपने साथ अवसाद ले लेती है, वो ले जाके इकट्ठे निक्षेप बनाते जाएगी और वो डेल्टा बना देगा, जैसे आपके सुंदरबन का डेल्टा है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमें भू आकृति विज्ञान जानना जरूरी है। थोड़ा सा है, यहाँ से सवाल भी बाकायदा पूछा जाता है। जो SOCAIS की ये क्लासेस चल रही हैं, इसमें आप चाहे प्री की एग्जाम देंगे, चाहे मुख्य परीक्षा की देंगे, चाहे इंटरव्यू की देंगे, हर जगह ये काम आएगा। बस केवल आप इसको ध्यान से सुनते जाइएगा, और जो भी आपको कमी महसूस हो उसको, जैसे कि आप सारे लोगों के कमेंट हमें मिल रहे हैं, अच्छी बात है, लाइक हो रहे हैं, कुछ कमियां भी बताई जा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम भी प्रयास करते हैं और उत्तम करने का, तो आप अपने कमेंट को जरूर किया करें फीडबैक के तरीके से, ताकि हम इससे भी बेहतर करने का प्रयास कर सकें। तो हम लोग आज ये जानेंगे कि भारत की भू आकृति विज्ञान कैसी है। हमारा पहला पॉइंट ही होगा, जिसको आप कहते हैं भू आकृति विज्ञान। सर इसकी इंग्लिश क्या होगी, थोड़ा सा जान लेते हैं। भू का सीधा सा तात्पर्य आप यही जानते हैं, भू
जियोग्राफी शब्द को इरिटाइस्थनीज ने जब दिया था तो जियो और ग्राफी नामक दो शब्दों से मिलाया था। जियो का अर्थ हो गया भू और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। तो सीधा सा मतलब है कि इसका हो जाएगा जियो। और आकृति विज्ञान को हम लोग कहते हैं मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी ये है हमारे भू आकृति विज्ञान की इंग्लिश। हर वो चीज जिसमें भू जुड़ जाएगा वो सारा का सारा जियो होगा। इस चीज को याद रखना। जैसे पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार एकदम गोल नहीं है। आप एक फुटबॉल ले लीजिए, उसको आप अपने हथेली पर रखिए और थोड़ा सा दोनों के ऐसे दबाइए ऊपर और नीचे से, तो बीच का भाग थोड़ा उभर जाएगा और ऊपर और नीचे तक थोड़ा चपटी हो जाएगा। इसके आकार का है, जिसको अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं कि ये भू आब है। तो भू आब का सीधा सा मतलब होगा जियो और आब का अर्थ होगा आइड और ये हो गया हमारा भू आब। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी का आकार भू आब है, जियोइड है। एकदम यूनिक आकार है, इससे बेहतर और कोई आकार है ही नहीं। देखते हैं भू आकृति विज्ञान में क्या चीजें हैं। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी सौरमंडल में है और इसका जो निर्माण हुआ है वो पहले क्रस्ट, मेंटल कोर, इन सारी चीजों में हो गया। क्रस्ट भी बन गया। इसके निर्माण प्रक्रम के आधार पे कि धरती पर पहले क्या क्या चीजें थी उनको हम लोगों ने कह दिया उच्चावच। सर उच्चावच क्या है? उच्चावच जिनको अंग्रेजी में आप कहते हैं रेलाइफ, ये उच्चावच है। उच्चावच हमारी धरती पर बने भू आकृतियां हैं जो सबसे पहले बने, जिनको आपने कह दिया प्रथम श्रेणी के उच्चावच। ये कौन कौन आएगा? सबसे पहले कौन बना होगा? जरा आप कल्पना कीजिए। क्या सबसे पहले नदी बनी है? नहीं, नदी तो महाद्वीपों पर होती है। तो ठीक, क्या सबसे पहले क्या कोई डेल्टा बना है? नहीं, वो तो महाद्वीपों और महासागरों के मिलन स्थल पर होता है। तो क्या पहले पठार बना है? नहीं, वो भी महाद्वीप पर होता है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सबसे पहले जो बने उनका नाम पड़ा महाद्वीप, तथा इन्हीं के साथ में जो निर्मित हुए थे उनका नाम पड़ा था, जिनका नाम था महासागर। तो सीधा सा मतलब है कि सर प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन कहलाते हैं? महाद्वीप और महासागर। तो इसी प्रकार से सर दूसरा भी श्रेणी है, यस, द्वितीय श्रेणी जिसे आप कहते हैं। इस श्रेणी में कौन कौन आते हैं? इन श्रेणी में वही आएंगे जो इन दोनों पर स्थित है, जैसे पर्वत, पठार तथा मैदान। पर्वत, पठार, मैदान, ये सारे लोग कब हैं? महाद्वीपों पर स्थित हैं। इसका मतलब ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। सर तीसरा भी कोई होता है? चलो देख लेते हैं। क्या हमारे पास में तृतीय श्रेणी का कोई उच्चावच पाया जाता है? यस, पाया जाता है। जब पर्वत बन गया, पठार बन गया, मैदान बन गया, नदी बन गई, तो क्या वो नदी अपने साथ अवसाद ला जाके क्या डेल्टा बनाएगी? हाँ, बनाएगी। तो क्या जो डेल्टा होगा वो हमारा तृतीय श्रेणी का उच्चावच होगा। ये सीधी सी बात है, होगा ही। जब नदी चलेगी और ऊंचाई से नीचे की ओर गिरेगी तो क्या जलप्रपात बनाएगा? यस, बनाएगा। तो क्या जलप्रपात हमारा द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है? सीधी सी बात है। जब नदी चलेगी तो क्या वो अपने रास्ते को मतलब कि मार्ग को बनाती हुई चलेगी? यस। तो क्या बनाएगी? क्या गार्ज बनाएगी? यस, बनाएगी। वी आकार की घाटी बनाएगी? यस, बनाएगी। कैनियन बनाएगी? यस, बनाएगी। ये सारे लोग तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं। इस प्रकार हमने अपने भू आकृति को 3 श्रेणियों में विभाजित कर लिया है उच्चावचों को, जिनका नाम है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो ये हमारे महत्वपूर्ण उच्चावच रहे। अब सवाल आता है कि सर भू आकृति में चलो क्रस्ट बन गया, समझ में आया, उच्चावच कैसे बना? ये सब कैसे बनते रहते हैं? हमारा मूल टॉपिक याद रखिएगा, नदियां हैं, हम उन्हीं पर चलेंगे, लेकिन अभी उनके विकास क्रम की कुछ गाथाएं हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, डेल्टा, गार्ज, ये सारे लोग बने कैसे, क्या है ये सारी चीजें? इनके अध्ययन करने के लिए हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बलों के बारे में जानकारी करना होगा कि ये सबके बनने का क्या कारण है। तो
कुछ ऐसे बल हैं, याद रखिएगा, कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस धरती पर, इस सौरमंडल में, इस हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा में या फिर उस ब्रह्मांड में कोई चीज स्थिर नहीं है। जैसे जिस जगह पे आज हिमालय है, उस जगह पे कभी सागर हुआ करता था। सोचने वाली बात है। यस, आज जहाँ पे गंगा का मैदान बना हुआ है, कहीं कभी एक द्रोणी बना हुआ करता था। सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और कभी न कहीं परिवर्तित होते रहते हैं। सर, कैसे परिवर्तित होते हैं, क्या कारण इनके परिवर्तन का? तो परिवर्तन के लिए किन्हीं न किन्हीं बलों की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब हुआ इन सब का निर्माण किनसे होगा? बलों से होगा, जिनको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोर्सेस। तो कौन से बल? बल इस धरती पर सामान्यतः दो प्रकार के पाए गए हैं, माने गए हैं। एक ऐसा बल जो इस धरती के अंदर से लगता है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बोले तो इंडोजेंटिक बल, जो पृथ्वी यानी क्रस्ट के नीचे से जो सारे बल लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंडोजेनिक बल कहते हैं या अंतर्जात बल कहते हैं। दूसरा बल, ऐसा बल जो इस क्रस्ट के ऊपर जो बाहर लगता है। पृथ्वी के अंदर लगने वाले बल को अंतर्जात बल और पृथ्वी के बाहर लगने वाले बल को हम लोगों ने बहिर्जात बल कह दिया है। इस प्रकार इस धरती पर सामान्यतः दो प्रकार के बलों की आवश्यकता पड़ी और इन्हीं दोनों बलों के बारे में आगे हम विस्तृत चर्चा करते हुए नदियों तक पहुंचेंगे। सर, क्या है अंतर्जात बल, क्या है बहिर्जात बल? थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे क्रस्ट है, क्रस्ट से जैसे जैसे हम गहराई की तरफ चलते जाएंगे, गर्मी बढ़ती जाती है और ये गर्मी बढ़ती जाती है। कहीं कहीं पर ज्यादा गर्मी है, कहीं कहीं पर कम गर्मी है। इन सारी चीजों को लेकर दबाव, घनत्व, प्रसार आदि के चलते अंदर से जो तनाव चीजें होती हैं वो बाहर की ओर आने का प्रयास करती हैं। और जब बाहर की ओर प्रयास करेंगी तो एक मिनट के लिए आप सोचिए कि कोई प्लेट एकदम समतल है, इसके नीचे से कोई बल आया और इसने इसको उठा दिया, तो क्या इस प्लेट में असमानता उत्पन्न हो गई? यस। तो यदि कोई ऊपर की ओर उठा है तो क्या कोई नीचे की ओर भी धंसेगा? यस। जैसे जरा देख लेते हैं कि हमारा एक प्लेट था, ऐसे मान लिया कि एक प्लेट था, नीचे से कोई बल ऐसा लगा कि ये वाला भाग हमारा धंस गया और जब ये धंसेगा तो क्या इसके बगल में ऊपर कोई चीज उठेगा? यस, उठेगा। क्या इसके बगल में भी कोई चीज उठ सकता है? यस, उठेगा। ये सारी प्रक्रियाएं हमारे धरती के अंदर चलती रहती हैं, जिनकी वजह से धरती में विषमता आती है। कहीं ढाल, कहीं ऊंचा, कहीं कुछ और कहीं कुछ, ये सारी चीजें होती रहती हैं। इनकी वजह से महाद्वीपों का निर्माण होता है। इसको कहते हैं अंतर्जात बल के चलते। एक होता है पटल विरूपण। बोले तो कहने का तात्पर्य, हमारे पटल में जो एकदम समतल था, सुंदर था, उसमें इस बल की वजह से जो विषमता आ गई, बोले तो विरूपण आ गया हमारे इस पटल में। इसी घटना को हम पटल विरूपण कहते हैं। और जब ये बल बहुत ज्यादा हो जाता है और जब कभी महाद्वीपों का निर्माण करवा देता है तो इस बल को जानते हैं क्या कहते हैं? इस बल को कह दिया जाता है महादेश जनक बल। सर, महादेश जनक बल कौन से हैं? वह बल जो महाद्वीपों का निर्माण करते हैं उन्हें महादेश जनक बल कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर की घटनाओं की वजह से पर्वत बनते हैं, जैसे ब्लॉक पर्वत बनते हैं, गहरी खाइयां बनती हैं, असमानताएं आती हैं। ये पृथ्वी अंतर्जात बल, जितने भी बल होते हैं पृथ्वी के धरातल पर विषमता उत्पन्न करते हैं। इनका काम है धरती में असमानता लाना। प्रकृति इस बात को जानता था और प्रकृति का एक सबसे मेन बात है सब चीज को समान रखना। यदि समान से ज्यादा होता है, बोले तो बैलेंस जब बिगड़ता है तब वो हिल डुल के अपने आप को बैलेंस में फिर से लाता है। इस घटना को चाहे आप ज्वालामुखी कह लीजिए, महामारी कह लीजिए, भूकंप कह लीजिए, चाहे अकाल सूखा, कुछ भी कह लीजिए, प्रकृति हमेशा साम्य अवस्था में हर एक चीज को रखने का प्रयास करता है।
कभी भूकंप आता है तो आप जानते ही होंगे कि भूकंप ऐसे नहीं आता है, आने के पीछे बहुत कारण होते हैं, और क्या क्या वो कारण है वो हम आपको अगले वीडियो में बताते रहेंगे। पहले यहाँ पर आते हैं, सर बहिर्जात बल कौन होते हैं? बहिर्जात बल अपने अपर्दन व निक्षेप की क्रिया से धरातल पर आई विषमता को समाप्त करके समानता लाने का प्रयास करते हैं। अंतर्जात बलों ने जो विषमताएं लाई है, बहिर्जात बल उनको समान करने का प्रयास करते हैं। सब बहिर्जात बल में कौन कौन आते हैं? बहिर्जात बल में सामान्यतया आता है पवन, और कौन आता है? और आता है नदी या नदियां। हमारा जो मूल टॉपिक है नदियां ही है, इन्हीं पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं हम। बहिर्जात बलों में पवन क्या काम करेगा सर? चलो देख लेते हैं। इन पवन और इन नदियों के वजह से जो ये पर्वत बन गया था, इस पर्वत को पवन क्या काम करेगा? आके इसको टकराएगा, और टकराने के बाद में इसको अपरदन करने का प्रयास करेगा। बोले तो इसको तोड़ तोड़ के फिर से उस समुद्र लेवल, जिसको आप आधार तल कहते हैं, उसके बराबर लाने का प्रयास करेगा। और इस प्रकार से ये पर्वत धीरे धीरे छोटा होता 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 एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बच जाएगा। जैसे हमारा अरावली पर्वत दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कभी हिमालय जैसा ऊंचा था, लेकिन इन दोनों ने मिलकर, नदी और पवन ने मिलकर इतना उसको काट छाट दिया है कि आज वो एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बची हुई है। तो क्या सब आने वाले सारे पर्वतों का यही हाल होगा? यस, भविष्य में हिमालय पर्वत भी एक अवशिष्ट पर्वत की भाग बचेगा। कैसे? देखते हैं। पवन क्या काम करेगा? इन सबको अपरदित कर करके एकदम बराबर से लाने का प्रयास करेगा, और इसके दौरान कुछ महत्वपूर्ण नवीन स्थलाकृतियां बनाएगा पवन। जैसे नाम आपने सुना होगा लोयस, ये एक मैदान है जो कि चीन में पाया जाता है। ये पवन से निर्मित मैदान होगा। सर क्या नदी भी अपरदन करती है? यस, इस अंतर्जात बल की वजह से धरातल पे जो विषमानता लाया गया है, उस विषमानता को बराबर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वो है नदी। नदी का काम क्या है? नदी का काम यही है धरती को बराबर रखना। किसके बराबर रखना? समुद्र के तल, जिसको आप आधार तल कहते हैं, उसके बराबर रखना। इसीलिए धरती नदी का जन्म हुआ है कि धरती को एकदम बराबर रखो, कहीं ना ऊंचा हो, ना कहीं खाल हो, ना कहीं ढाल हो, ना कुछ ना हो, एकदम बराबर हो। यही काम करती है नदी। तो क्या सर इसका मतलब हुआ कि जब तक महाद्वीप रहेगा या महाद्वीपों में विषमता रहेगी, क्या तब तक नदी रहेगी? यस। तो सर क्या जब महाद्वीप आया और इसमें विषमता आई तब नदी आई? यस। इस चीज को याद रखिए। नदी क्या काम करती है देख लेते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास में मान लिया ये रहा हमारा हिमालय। इस हिमालय से जब हमारी नदियां निकलती हैं, जैसे नाम आपने सुना होगा गंगा, ये गंगा जब यहाँ से निकलेगी तो अपने साथ में इसके अवसाद को लेगी, बोले तो इस हिमालय को काटेगी, और काट के क्या काम करती है? इस मैदान में भरना शुरू कर देती है। इस गंगा नदी ने और विभिन्न प्रकार की नदियों ने हिमालय को इतना काट दिया है, इतना गाद से भर दिया है कि यहाँ पर जो गड्ढा बना हुआ था, जिसको हम गंगा का मैदान कहते हैं, वो भर गया। जब ये भर गया तो भी गंगा इसको हिमालय को लगातार काट रही है, और काट काट के ले जाकर कहाँ पाटेगी? उस जगह पर जहां पर अधिकतम ढाल होगा। तो कैसे? देखिए, ये नदी हिमालय को काटेगी और काटने के बाद आगे निकलेगी। जैसे ही हिमालय को काट के मैदानों में पहुंचती है, मैदानों को जब वो भर देती है तो हिमालय से निकलने के कारण इसकी स्पीड बड़ी तेज होती है, मैदानों में कम हो जाती है। और क्यों कम हो जाती है? क्योंकि अब वो धीरे धीरे आधार तल की ओर बढ़ रही है। इसमें इतना अवसाद भर जाता है, इतना भारी हो जाती है नदी कि आगे चलना मुश्किल होता है। जैसे अब यहाँ पर यदि कोई छोटा सा ऐसे पर्वत या कोई छोटी छोटी चट्टान बने हों तो क्या काम करती है नदी? इनको भी काट छाट के बराबर एक मैदान में बनाने का प्रयास करती है। और जब इन छोटे छोटे चट्टानों को नदियां काट कर बराबर आधार तल तक ले जाती हैं तो इनसे मैदान बनता है, और इस मैदान को हम लोग कहते हैं पेनी प्लेन। बोले तो हिंदी में क्या है? समप्राय
मैदान। इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था 1889 के आसपास में अमेरिका के एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था मॉरिस डेविस। डेविस महोदय ने सबसे पहले पेनिप्लेन शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने अपना अपर्दन चक्र दिया था। वो आगे भी नदियों के बारे में बताएंगे। और जब नदियां इन छोटे छोटे चट्टानों को काट कर एक मैदान बना देती है तो उसको संप्राय मैदान कहते हैं। किंतु ये जो छोटे छोटे चट्टान की तरह ऊपर नोक के समान दिख रहे होते हैं इनको कहा जाता है मोना 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 डाइक, मोना डनाक, इनको कहा जाता है मोना। एक बार जरा देख लें, इनको सामान्यतः कह दिया जाता है मोना, क्या नाम है, यस, मोना डनाक इनको कहा जाता है। तो सर मोना डनाक क्या है? ये नदियों से निर्मित है। पेनिप्लेन कहाँ होते हैं? पेनिप्लेन किससे बनते हैं? नदियों से निर्मित है। अब इस नदी में इनको काटने के बाद, हिमालय को काटने के बाद, मैदान की और सारी चट्टानों को लेने के बाद जब एकदम आधार तल पर जाती हैं तो जाते जाते ये अब समुद्र से मिलते समय इनमें इतना भारी हो जाता है कि ये अपने बोझ को सहन नहीं कर पाती हैं और जाने के बाद सागर से मिल जाती हैं और इस प्रकार की निर्मित संरचना को हम लोग डेल्टा कह देते हैं। ये वही डेल्टा है कि जिसके आगे नदी कभी नहीं चल पाती है। जब नदी का संगम होता है सागर से तब नदी एकदम शांत हो जाती है अपने भार की वजह से। इसी नदी के बारे में हम लोग आगे और पढ़ते चलेंगे। पहले यहाँ तक तो चीजें आपको समझ में आई होंगी, अंतर्जात बल क्या है, बहिर्जात बल क्या है, इनसे क्या क्या चीजें बनती हैं। अब इन सब के लिए हमारे भारत में क्या रोल है इसकी तरफ हम लोग आगे चलने का प्रयास करते हैं। जैसे थोड़ा सा हम आपको बता दें कि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अभी बता रहे हैं कैसे, देखिए हमारे पास में एक व्यक्ति आए जिनका बहुत बढ़िया से नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। उनका नाम है डेविस। डेविस महोदय ने बताया कि आखिर कैसे क्या चीजें हैं। तो आपको जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि एक नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है अपर्दन चक्र। इसको सामान्यतः भौगोलिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। सर ये अपर्दन चक्र या भौगोलिक चक्र है क्या? इसको डेविस ने बहुत बेहतर ढंग से बताया कि आखिर में कैसे चीजें होती हैं। इन्होंने सीधे सीधे कहा कि नदियों का काम होता है अपर्दन करना और ये अपर्दन करते करते उसको एकदम आधार ताल तक बना देते हैं।